अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वकला की तकरीब में शिरकत और रियासती वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, किसी एक जमात या ग्रुप के नहीं। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वकला की तकरीब में शिरकत क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान मामला नया रुख अख्तियार कर गया। 9 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म की शिरकत पर जस्टिस फायज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, किसी एक जमात या ग्रुप का नहीं। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म का इकदाम गलत था या दुरुस्त? एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाब दें। कुरान कहता है गवाही वालदैन के खिलाफ भी देनी पड़े तो दें। ये पूछा कि क्या कन्वेंशन सेंटर का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्लामाबाद इंतजामिया बताया क्या कन्वेंशन सेंटर को फीस अदा की गई? एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब भी सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर, मुतल्लिका वजारतों को भी नोटिस जारी कर दिए। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए हुक्मनामा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया गया। सीनियर तरीन एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुआवनत के लिए तलब। मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की वकला की तकरीब में शिरकत और रियासती वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर अस खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने कन्वेंशन सेंटर को निजी तकरीब के लिए इस्तेमाल करने पर वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने करार दिया कि निजी तकारीब सरकारी उमूर में शुमार नहीं होती, इसलिए इस पर आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना का इत्तलाक भी नहीं होगा। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस खबर की तफसील और इस मामले के बारे में भी। देखिए, ये मोहम्मद तारिक और अफजल हुसैन नाम के 2 शहरी हैं जिनके दरमियान प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और वो केस चल रहा था। इसी दौरान अहमद अवैस, जो इनमें से एक फरीक के अपनी बतौर एडवोकेट जनरल तैनाती से पहले निजी तौर पर वकील थे, वकालत कर रहे थे, उनकी जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद शेख ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की और कहा कि क्योंकि वो एडवोकेट जनरल बन चुके हैं इसलिए वो अपीयर नहीं हो सकते और नया वकील करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने वो टाइम तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जब वो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद वकला की तकरीब में नज़र आ सकते हैं तो अदालत में पेश होकर ये बात वो खुद क्यों नहीं कह सकते या नया वकील अपनी जगह उन्होंने क्यों नहीं पेश किया। इस मौक़िफ़ इस मामले पर राय लेने के लिए अदालत ने मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को तलब किया था। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं रफ़ाकत हुसैन शाह, वो आए और उन्होंने अदालत को बताया कि क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब का ऑफिस जो है वो अपने अहदे के लिहाज से वो पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं, इसलिए हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि रफ़ाकत शाह ने ये शिकायत की कि वो अपने अहदे का जो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बार काउंसिल की सियासत है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। वज़ीर आज़म भी इस फंक्शन में उनके साथ मौजूद थे। इस पर अदालत ने कहा कि ये क्योंकि जो सरकारी जो ऑफिस हैं उनकी इंटेग्रिटी का यानी कि उनकी जो डिग्निटी है उसका मामला है, इसलिए इस अवामी हकूक़ के नोटिस में इसको कन्वर्ट करती है अदालत। साथ ही साथ हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि अदालत ना सिर्फ अहमद अवैस को बल्कि वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब मांग रही है कि कन्वेंशन सेंटर जो एक सरकारी इमारत थी उसको क्यों कर इस्तेमाल किया गया है एक निजी तकरीब के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि क्यों ना जो क्या वज़ीर आज़म का ऑफिस और एडवोकेट जनरल के जो दफातर हैं क्या इन दोनों का सियासी तकरीबात के लिए या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके ऊपर जवाब मांगा गया है ना सिर्फ वज़ीर आज़म से बल्कि एडवोकेट जनरल पंजाब से भी। इसके साथ ही साथ अदालत ने पैमरा को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीब हुई थी इसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग्स किस टीवी चैनल ने कितना इसको ऑन एयर किया और कितनी बार इसको इस तकरीब को दिखाया गया और क्या क्या तकारीरी उनके जो मुसविदे थे तकारीर के वो भी पैमरा को पेश करने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ जो कन्वेंशन सेंटर की इंतजामिया है उसको भी अदालत ने हुक्म दिया है कि अपडेट किया। जुल्करनैन इकबाल, इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, इस मामले के ऊपर अदालती जो रिमार्क्स रहे, कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं, उनका मुमकिन तौर पर क्या जवाब हो सकता है? खालिद अजीम साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की वकला की तकरीब में शिरकत और रियासती वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर
आज खुद नोटिस ले लिया है। तहरीरी हुक्मनामा भी इस बारे में जारी किया गया है और हुक्मनामे में ये कहा गया है कि कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल निजी तकरीब के लिए करने पर वजीर आजम से जवाब तलब किया गया है। अदालत ने यह भी करार दिया कि निजी तकारीब सरकारी उमूर में शुमार नहीं होती हैं, इसलिए इस पर आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना का इत्तलाक भी नहीं होगा। अदालत ने बेंच तश्कील देने के लिए केस चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया गया है और इस मामले पर अदालत ने वजीर आजम से भी जवाब मांगा है और ये कहा है कि वजीर आजम पूरे मुल्क के हैं, किसी एक जमात या ग्रुप के नहीं हैं। कन्वेंशन सेंटर इंतजामिया से तकरीब की बुकिंग, बिल और अदायगी की तफसीलात भी तलब की गई हैं। वज़ीर आज़म का आम वकला कन्वेंशन में शिरकत करना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। माहिरीन कानून सुहेल शाहीन और कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर क्या कहते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सबके पुरजोर इस्तकबाल में वज़ीर आज़म इमरान खान। वकला की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत और उस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अगर पार्टी वकला का कन्वेंशन था तब तो वज़ीर आज़म की शिरकत पर सवाल बनता है। ताहम आम वकला के कन्वेंशन में शिरकत खिलाफ कानून नहीं। अगर कोई कन्वेंशन जो है वो वकला का आम वकला का था, किसी पार्टी बेस पे नहीं, पार्टी की बुनियाद पे नहीं था, तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं है कि वज़ीर आज़म अगर कोई वकला की एसोसिएशन का कोई फंक्शन था, बार काउंसिल का कोई फंक्शन था, उसमें आए तो ठीक है। जबकि सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शुएब शाहीन कहते हैं वज़ीर आज़म बतौर पार्टी सरबराह वकला कन्वेंशन में शिरकत कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की ज़ैली तंजीम के फंक्शन में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका जाना या पॉलिटिकल हेड का उनका वहाँ जाना बज़ाहिर मेरी नज़र में ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन है, ना ही आप कह सकते हो कि इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। कानूनी माहिरीन की आरा अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट के सवाल अपनी जगह, जवाब तो देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक एक लम्हा भी मुल्क पर भारी करार दे दिया। कहा इस हुकूमत को जाना ही होगा। कराची की नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उनका कहना था कि जो परेशान होता है वही कहता है फौज हमारे साथ है। आइन से इन्हिराफ और सरकारी मामलात में मुदाखलत पर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो हमेशा दावे करता है कि मैं जमहूरी अमल से आया हूँ। जो परेशान हो वो कहता है फौज मेरे साथ है। फौज मुल्क का इदारा है, आईनी तौर पर हमेशा हुकूमत के साथ होती है। वज़ीर आज़म को ये बताने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आनी चाहिए कि फ़ौज उनके साथ है या नहीं। वज़ीर आज़म साहब का दिमागी मायना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमारा वज़ीर आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म नहीं है, उसको मुल्क में बेरोज़गारी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ़ का इल्म नहीं है। इलेक्शन कभी तवाक़ुन नहीं होते। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेगी। ऑर्डिनेंस जारी हो रहे जजीरे पे कब्जा करने के लिए। क्या कानून नहीं असेंबली में आ सकता कि आप कर क्या रहे हैं। वज़ीर आज़म बड़ा ईमानदार है, हमें ऐसी ईमानदारी से दूर रखें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पैगाम में ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा 5.5 माह बतौर मुआविन खुसूसी इजाफी जिम्मेदारी निभाई, ताहम वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सी पैक अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात के इजाफी ओहदे से सुबकदोश। ट्विटर पैगाम में ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। इससे कबल उन्होंने अपने असासों से मुतल्लिक इल्जामात के बाद पहले अपने असासों की वजाहत की, फिर 3 सितंबर को अपना इस्तीफा भी वज़ीर आज़म को पेश कर दिया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। 1 अक्टूबर को समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इमरान खान ने इस्तीफा कबूल न करने की वजह भी बता दी। एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने आके बड़ी तफसीली में पूरी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की कि जी ये जवाब है इन सब के। अब अगर कोई वो आगे कहते हैं कि नहीं जी ये कोई डिस्प्यूट करता है उसको हमें वो दे,
हम उसको करवा देंगे। आसिम सलीम बाजवा ने अब एक बार फिर इस्तीफा देते हुए वज़ीर-ए-आज़म से इसे कबूल करने की दरख्वास्त भी की। ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा 27 अप्रैल 2020 को वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर हुए थे। इस ओहदे पर 6 माह भी पूरे ना कर सके। दूसरी तरफ वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। इसी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, आसिम बाजवा के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या नैब इंक्वायरी के लिए मौजूद नहीं है? इमरान खान तो जनरल बाजवा की वजाहत पर मुतमईन थे, अब क्यों इस्तीफा कबूल किया? इस्तीफा कबूल करना इमरान खान का यू टर्न है। वो बात हमें अदालत में जाने की क्या जरूरत है? क्या नैब इस काम के लिए काफी नहीं है? नैब सिर्फ हुकूमत के लिए है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो तो वजीर आजम साहब कहते थे मैं उनके जवाब से पहले ही मुतमईन हूँ। उनको तो वजीर आजम साहब क्लीन चिट दे चुके थे, एक ही किया वजीर आजम साहब ने। उन्होंने अचानक याद आ गया है, एक और यू टर्न है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ट्रायल कल शुरू होगा। नैब साबिक सदर के खिलाफ 4 वादामाफ गवाहों समेत 67 गवाहान पेश करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा इस बारे में। जी देखें, अहम रेफरेंस है जाली अकाउंट स्कैंडल का बुनियादी केस है जो कि मार्च 2019 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया था। उसमें बाज़ाब्ता ट्रायल का आगाज़ 1.5 साल बाद यानी कि कल होगा और उसमें जो नैब के गवाहान हैं उनकी मुकम्मल फहरिस्त जो है वो सामने आ गई है। उसके मुताबिक 67 गवाहान आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और हुसैन लवाई के खिलाफ पेश किए जाएंगे, जबकि 4 वादा माफ गवाह होंगे जिनमें नासिर लूथा जो गैर मुल्की शहरी हैं वो भी शामिल हैं, जबकि हुसैन लवाई का जो बैंक था उसकी 2 अफसरान खातून हैं वो इसमें वादा माफ गवाहान में शामिल हैं, जबकि फैसल जमोट हैं एक ओमनी ग्रुप के थे फाइनेंशियल ऑफिसर, उनको वादा माफ गवाह के तौर पर शामिल किया गया। दीगर 67 गवाहान में से कल पहले 3 गवाह पेश किए जाएंगे जिनका ताल्लुक हुसैन लवाई के बैंक से है। इसके अलावा जो जिनके नाम पर ये सारे जाली अकाउंट्स जालसाजी से खोले गए थे उनको भी नैब ने अपने गवाहान की फहरिस्त में शामिल रखा है। तारिक सुल्तान, उनको भी बतौर गवाह एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा शवाहिद इकट्ठे करने की जो पूरी चैन थी FIA से जो केस नैब रावलपिंडी के पास आया था उसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान को बतौर गवाह शामिल किया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से तमाम तर जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने का कल से आगाज़ होगा। और एक और अहम गवाह इसमें शबनम भुट्टो हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का मलकी थी प्लाट मुबैना तौर पर जालसाजी और धोखे से आसिफ अली जरदारी की फ्रंट कंपनी को ट्रांसफ़र होने का बयान नैब को दिया था। और उसी के बाद ही फैसल जमोर जो है वादा माफ गवाह बनकर उन्होंने सब बताया था कि जिस बैंक से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज़ हुआ वो जिस प्लाट पर कायम है वो भुट्टो ख़ानदान की मलकियत था, जिसको आसिफ अली जरदारी ने अपनी एक फ्रंट कंपनी को अनवर मजीद के जरिए मुंतकिल करवाया था। ये अहम तरीन रेफरेंस है जिसमें कल बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा और पहले दिन तीनों जो गवाहान हैं वो पेश होंगे हुसैन लवाई के बैंक से और कल सुबह 9 बजे से इस ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नैब उनके खिलाफ अब तक कुछ साबित ना कर सका। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे साहिल जोगी। आमदन से ज़ायद असासों का केस, जियाले रहनुमा एक बार फिर एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने नैब को हतमी रेफरेंस फाइल करने की हिदायत कर दी। नैब की जो इस्तदा थी कि इसको मजीद मुलतवी किया जाए वो उसकी इस्तदा रद्द की गई है आज और कोर्ट ने कहा है हम इसको स्टार्ट करेंगे कमेंसमेंट नेक्स्ट डेट को। मीडिया से गुफ्तगू में जियाले रहनुमा ने अपनी गिरफ्तारी को बिलाजवाज करार दे दिया। सारा धन मार मार के बैठ गए हैं, कुछ नहीं उनको मिलता। मैंने धंधा जो बिजनेस किया है वो 74-75 से शुरू किया है और मैं स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लीडरशिप से इस सियासत में आया हूँ। खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ 1 अरब 24 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर है। अगली समाअत 24 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन शाहिद अमीन सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा सखर। ऑपोजिशन वालों, दिल खोल कर जलसे करो, रैलियां निकालो, कोई टेंशन नहीं। हुकूमत ने एहतिजाजी तहरीक में किसी किस्म की रुकावट न डालने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है एहतिजाज की आड़ में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोले ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ दबाव डालकर करप्शन केसेस से छुटकारा है, आवाम को इस तहरीक से कोई दिलचस्पी नहीं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। पुरअमन एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियां अपोजिशन का जमहूरी हक। हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना शौक पूरा करने दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा और मुआविन ख़ुसूसी की अक्सरियत की तजवीज़, अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देने का फैसला हो गया। इजलास में फैसला किया गया कि अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त होगी मगर इंतशार फैलाने की नहीं। ज़िले हुकूमतें जलसे जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदार होंगी।
वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन को खामख्वाह हीरो न बनाया जाए। अपोजिशन की तहरीक का मकसद अवाम की भलाई नहीं, सियासी एलीट की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत पर दबाव डालकर सिर्फ करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती हैं। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। अवाम को उनकी तहरीक से कोई दिलचस्पी नहीं। तो पहलवानों के शहर गुजरावाला में अपोजिशन ने सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत की गई है। ये इत्तलात आ रही हैं। मजीद बात कर लेंगे। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा इस जलसे के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और क्या हिकमत अमली है इस जलसे की? जी बिल्कुल, ये इस जलसे के लिए जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, जो यूनियन कौंसिल सतह के कारकुन थे, उनको बुलाया गया था और वहाँ पर उनसे मुलाकात की गई है। मरियम नवाज की तरफ से उनको खुसूसी तौर पर बताया गया है कि वो जाकर अपने हलकों में, अपने इलाकों में, गली मोहल्लों में जाकर लोगों को मोटिवेट करें। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से जो लोग किस कदर तंग हैं और ये जो अपोजिशन जो जलसे अब कर रही है, ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से ही कर रही है। खुसूसी तौर पर जो महंगाई है, इस हवाले से उन्होंने बताया। और चूँकि इस इजलास में खवातीन भी शामिल है और खवातीन को भी खुसूसी तौर पर कहा गया कि वो खवातीन को भी बाहर निकालें और जो 16 तारीख को गुजरांवाला में PDM का जलसा होना है, उसको कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन वहाँ पर लेकर आएँ। ये जलसा, ये जो इजलास है वो अभी भी जारी है और मरियम नवाज जो हैं वो इसकी सदारत कर रही हैं। जी, और अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहां पर ये हिदायत की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को लेकर आया जाए, वहां पर SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा। रियाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब अपोजिशन के इस्तीफ़े आए तो कोई इलेक्शन नहीं करा सकेगा। गुजरावाला का जलसा हुकूमत के लिए रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत ने अवाम का फैसला ना माना तो लोगों का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। 16 अक्टूबर का जलसा जो है वो एक अवामी रेफरेंडम होगा। पूरे पंजाब और पाकिस्तान से जो है वो लोग जमा होके इस कठपुतली वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का जो है वो इजहार करेंगे। इसके बाद कराची में भी होगा, कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, लाहौर में भी होगा। कठपुतली हुकूमत ने अवामी रेफरेंडम के फैसले पर जो है वो अमल न किया और ये मुस्तफ़ी ना हुए तो फिर ये अवाम का एक सैलाब जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। जब इस्तीफ़े आएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसका बाद भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। इस्तीफ़ों के लिए जब क़यादत मुनासिब वक्त का तयन करेगी, उस वक्त इंशाअल्लाह ताला कोई जमात और कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई MLA MP जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो इस अवामी फैसले से जो है इन्हराफ कर सके। ये हुकूमत जो है ये इस हद तक बुखलाई हुई है और इसकी बुखलाहट जो है ये दुरुस्त है। वो हम सबको गिरफ्तार कर दें। ये काफिला, ये रैला जो है ये जब चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर रुकेगा। हुकूमत के हिसाब का वक्त आ गया, अब फैसला कुन जंग होगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने 2 टोक बता दिया। बोले जेलों से डराने की कोशिश ना करें, हम डरने वाले नहीं, अवाम इनका मुहासबा करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी को ICL में डाल दो, नवाज शरीफ की बेटी को जेल में डाल दो। सरदारी साहब की बहन भी जेल भुगत आई, मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। जेलों का खौफ नहीं है, जेलों से मत डराओ। ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, मीडिया का गला घोंट देते हैं, इससे क्या मईशत ठीक हो जाएगी? हुकूमत को हो गए 2.5 साल, ना मईशत को सांस आ रहा है, ना गरीब आदमी को सांस आ रहा है। सब इस इंतकाम की आग में पिस रहे हैं, जल रहे हैं। ये मामला वैसे चलने वाला नहीं है। आने वाले महीनों में फैसला कुन जंग होगी। PDM जो है वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगा। जैसे फॉरेन फंडिंग केस खुला, पाकिस्तानी कौम को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। बहुत जल्द जो है ना वो दिन में तारे नजर आने वाले। PDM के प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया है। पाकिस्तान की अवाम अकल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी और हम आपको भागने नहीं देंगे। जवाब देना होगा। दाल, चावल, चीनी कसरत से पार होती जा रही है और ये माफिया के ओनर होते हैं। इस काबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है।
मुस्लिम लीग नून के बागी MP जलील शरकपुरी ने बदतमीज़ी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई दरख्वास्त में लीगी अरकान मियाँ अब्दुल रऊफ़, मिर्ज़ा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जलील शरकपुरी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि MP अब्दुल रऊफ़ ने उनसे बदतमीज़ी की, जिसमें मिर्ज़ा जावेद भी शामिल हो गए। उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने और सर पर लोटे रखने की कोशिश की गई। रुकने असम्बली को यरगमाल बनाने और ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश पर कार्रवाई की जाए। बहुत हो चुकी महंगाई, अब नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से होगी कार्रवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालिका इदारों और वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ टाइगर फोर्स को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है। महंगाई का चैलेंज, वज़ीर आज़म इन एक्शन। इमरान खान ने अज़्म कर लिया, इदारे और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल होगा। महंगाई पर काबू पाएंगे, कीमतों को गिरफ्त में लाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ टाइगर फोर्स मैदान में उतारे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि खुद हफ्ते को कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मिलेंगे। तब तक रज़ाकार दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतों पर नजर रखें और उन्हें टाइगर फोर्स पोर्टल पर डालें। वज़ीर आज़म ने मोटरवेज रेस्ट एरियाज में एशिया के महंगे दामों फरोख्त का भी नोटिस लिया। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद अवाम ने उम्मीदें बांध ली। रही बात टाइगर फोर्स की, वो भी एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये है कि अभी तक उनकी जिस तरह की ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा मौसर साबित होगा। हर दुकानदार को चेक कर रहे हैं और जो है ना आप अपनी टीम को जो है ना भेजें हर दुकानदार के पास, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महंगाई का तूफान और वज़ीर आज़म का एक्शन प्लान, देखते हैं अवाम की उम्मीदें क्या रंग लाती हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स किस कानून के तहत मैदान में उतारी जा रही है? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने सवाल उठा दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम के लिए अजीब व गरीब इक़दाम कर रहे हैं। टाइगर फोर्स की कानूनी हैसियत क्या है, इनको क्या ऑफिशियली किस नोटिफिकेशन के जरिए इस तरह के इख्तियारात दिए हैं, इस हवाले से कि वो खुर्दोनोश और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर काबू पाएंगे। आप बताएं ये दुनिया में कहाँ होता है और किस लीगल कवर और किस कानून के अंडर ये हो रहा है? कभी इन्होंने भैंसें भेजी और इन्फ्लेशन का नोटिस लेते हुए, अखराजात का नोटिस लेते हुए, और कभी इन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे PM हाउस और प्रेसिडेंट हाउस। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अवाम पर इस तरह के अजीब व गरीब इक़दाम अपनी फैशिज्म के डालते जा रहे हैं। ऐवानों में भी इस बात को उठानी है, ऐवानों के बाहर भी ये बात उठानी है। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, अपोजिशन टाइगर फोर्स पर बिलाजवाज़ तनकीद कर रही है। टाइगर फोर्स ने कोरोना वबा के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाई। टाइगर फोर्स महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी उसी जोशो जज्बे से काम करेगी। मैं हैरान हूँ, अपोजिशन के कुछ रहनुमा टाइगर फोर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारी हुकूमत संजीदगी से महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ट्वीट किया है कि वो रियासती अदारों और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे महंगाई पे काबू पाने के लिए। और उसी सिलसिले में टाइगर फोर्स के नौजवान जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कोरोना पेंडेमिक में, टाइगर फोर्स एक नज़रिए का नाम है, कौमी खिदमत का नज़रिया, अवामी खिदमत का नज़रिया। टाइगर फोर्स के नौजवानों को मेरा पैगाम है, आप तैयार रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको जो नई जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं, जिसमें महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे। पूरा रोड मैप आपको हफ्ते वाले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब देंगे, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि सियासत में एहतजाज लोगों का बुनियादी हक़ है, लेकिन अपोजिशन के एहतजाज की वजह अभी तक वाज़े नहीं। अपोजिशन मुतालबा देगी तो मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत के लिए चैलेंज अपोजिशन नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस और महंगाई है। जब लोग मुतालबात करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उनको हक है इस बात का एहतजाज करने का। अभी तक ये बात वाज़े नहीं हुई है कि अपोजिशन का एहतजाज करने के मकासद क्या है। जो भी वो मुतालबात देंगे, उन मुतालबात की रोशनी में फिर जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। अगर हमने डिलीवर ना किया, गुड गवर्नेंस ना दी, महंगाई पे कंट्रोल ना किया और जो आवाम के बेसिक सहूलियात हैं उनको प्रोवाइड करने में नहीं रहे,
तो फिर अवाम हमारे खिलाफ भी फैसला दे सकते हैं, अवाम नाराज हो सकते हैं, हमसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, हमारी गवर्नेंस पे इख्तलाफ कर सकते हैं। महंगाई हमारा चैलेंज है, इस पे लोग जो हैं हमसे नाराज भी हैं, परेशान भी हैं। हमारी जो इस वक्त दुश्मन है वो अपोजिशन नहीं है, हमारा अगर कोई दुश्मन है या हमारा अगर कोई चैलेंज है तो गुड गवर्नेंस और महंगाई। जो महंगाई पे कंट्रोल करना है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, इन्फोर्सर नहीं है हमारी टाइगर फोर्स। सिर्फ वो इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है अगर किसी ने स्टॉक किया हुआ है। अभी आपको ये बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं हुक्मरान कुछ भी कर लें, अवाम से जंग करेंगे तो जीत नहीं सकते। उन्होंने लाहौर में सहाफ़ी के सवाल पर मजीद क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, अवाम के साथ अगर ये जंग करेंगे तो ये नहीं जीत सकते इंशाअल्लाह। इसका जवाब अवाम खुद देगी। अवाम जो महंगाई से और बेरोज़गारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है, वो अवाम अब मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़ पे उसने लब्बैक कहा है और इंशाअल्लाह ताला फतह और नुसरत जो है वो अवाम की होगी। इंशाअल्लाह इस नालायक, नाअहल और मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म से हमें निजात मिलेगी। लाहौर में सस्ते आटे का 20 किलो का थैला दुकानों पर नायाब हो गया है। लोग बराह रास्त मिलों से 10 किलो आटे का थैला कतारों में लग कर ख़रीद रहे हैं। नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत में 2 से 3 रुपए तक का इजाफे का इंदिया दे दिया है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं बट रही, बल्कि कितारों में लगे लोग मिल से आटा खरीदने के लिए आए हैं। दारोगा वाला के करीब इस मिल पर 20 किलो का नहीं, सिर्फ 10 किलो का थैला ही दस्तयाब है। अवाम का कहना है कि बाजार से सस्ता आटा मिल जाए तो कितारों में लगने की क्या जरूरत है। 10 किलो का तोड़ा देंदे ने 420 रुपए का, 2 दिन लंघते ने, तीजे दिन उसे दिन फिर आ जाइदा, फिर लै जाइदा लाइन च लग के। दूसरी तरफ बाजार में सिर्फ 15 किलो का थैला ही दस्तयाब है, जो कि मिलें ओपन मार्केट से गंदम खरीद कर बना रही हैं। जो पहले 20 kg की प्राइस थी 860 रुपए, अब ये 950 रुपए का 15 kg में कर दिया। ये गवर्नमेंट को या पब्लिक को धोखा देने के लिए। आटे की कीमत में इजाफे का जवाब बनाकर नान भाई एसोसिएशन ने 20 अक्टूबर से रोटी की कीमत 2 से 3 रुपए बढ़ाने की धमकी दे दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल और लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने गंदम के बहरान समेत महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को करार दे दिया। कहा 18वीं तरमीम के बाद अशियाए खुरोनोश की सप्लाई की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है। तीरंदाजों का कौन साथ दे रहा है? वो हुकूमत सिंध है जो 1.2 मिलियन टन अपने गोदामों में रखे हुए लेकिन बाट क्यों नहीं रही। 18वीं तरमीम के बाद क्या टमाटर प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? अगर दूध, टमाटर, आटा सप्लाई करने की और फूड से सप्लाई चेन रखने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो वफाक को ब्लेम नहीं करना। और कराची के बिजली सार्फिन के लिए बहुत बुरी खबर है कि हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा कर दिया है। 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वालों को फ़ी यूनिट तकरीबन 20 रुपये और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वालों को लगभग 23 रुपये फ़ी यूनिट पड़ेगा। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। कराची वालों को बिजली का एक और जोरदार झटका। सार्फिन पर लगभग 3 साल की एडजस्टमेंट्स थोप दी गयी। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे से 2 रुपये 89 पैसे फी यूनिट तक की इजाफा वजारत तवानाई से नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 1 सितंबर से होगा, यानी सार्फिन को इजाफी अदायगियाँ इसी महीने से करना होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफा जुलाई 2016 से मार्च 2019 तक के लिए मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। इत्तलाक माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि टैरिफ 1 रुपया 65 पैसे बढ़ने के बाद 301 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ अब 19 रुपये 25 पैसे और 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों के लिए 22 रुपये 35 पैसे फी यूनिट हो गया। 5 किलोवाट वाले कारोबारी सार्फिन के टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे, सनती सार्फिन के टैरिफ में 2 रुपये 89 पैसे और ज़राई सार्फिन के टैरिफ में 2 रुपये 58 पैसे फी यूनिट इजाफा भी किया गया है। इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क की दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बिजली आती नहीं मगर महंगाई का वोल्टेज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर फी यूनिट 2 रुपये 89 पैसे इजाफे के खिलाफ कराची वाले फट पड़े। होनी चाहिए, हमें तो उम्मीद थी कि इससे कम होए मगर अभी बढ़ रहे। आवाम तो बेचारी पीसरी, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, परेशानी है,
आवाम को चीनी में, बिजली में, पानी में, सब में परेशानी है आवाम को। आवाम को कोई पुरसाने हाल ही नहीं है आवाम का। पहले भी बढ़ाए थे, ठीक है ना, और ये जुल्मी आवाम के ऊपर डेफिनेटली काम धंधा है नहीं। यूनिट कम बढ़ाने की बजाय बल्कि कम करने चाहिए। होशरबा महंगाई ने आवाम के साथ साथ फनकार बरादरी को भी परेशान कर दिया है। अदाकार खालिद अनम ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। मारूफ अदीब अनवर मसूद बोले, बात दाल और सब्जी से बहुत आगे निकल चुकी है। रेहान अहमद की रिपोर्ट में मजीद जानिए। महंगाई के वार से सभी परेशान। अदाकार खालिद अनम कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल नाअहली और नाकामी के सिवा कुछ नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों दोनों को जिम्मेदार करार दे दिया। हम और आप तो शायद कुछ कर भी लें, लेकिन गरीब आदमी तो सब्जी से गया। टमाटर देख लें आप, अंडे 200 रुपये मैंने कल देखा कोयटा में हुए में। क्या हो रहा है? चाहे कोई भी माफिया हो यार, गवर्नमेंट का तो काम है माफिया को कंट्रोल करना। मारूफ अदीब अनवर मसूद कहते हैं, अब तो दाल रोटी भी पहुंच से दूर हो गई है। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो गया। तो यानी कौन सी चीज है जो महंगी नहीं हुई? तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता। सिर्फ रूखी सूखी खाने पर हजारों के अखराजात। फनकार बरादरी और अदीब कहते हैं, लोगों का पेट सिर्फ तकारीर से नहीं भरता, उन्हें सस्ती रोटी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मौलाना आदिल के कातिलों को 48 घंटों में गिरफ्तार किया जाए। कराची उलमा कमेटी ने डेडलाइन दे दी। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर मुल्क गैर पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। तफ्तीशी हुकाम ने दहशतगर्दों का रूट मैप तैयार करके जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। मौलाना आदिल खान पर कातलाना हमले की तीसरी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। हेलमेट पहने मुल्जिम को गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ये वही मुल्जिम है जो दहशतगर्दों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर रवाना होता है। गाड़ी जैसे ही रुकती है, 2 दहशतगर्द करीब आते हैं और 8 फीट के फासले से एक हमलावर गोलियां बरसाता है, जबकि दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ऐनी शाहिद की मदद से मुल्जिमान के खाके तैयार किए जा रहे हैं। इस्तेमाल होने वाले असले से पहले कभी कोई वारदात नहीं हुई। तफ्तीशी हुकाम ने जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। तफ्तीशी हुकाम ने दारुल उलूम कराची का दौरा किया और सिक्योरिटी गार्ड से मौलाना आदिल की रवानगी से मुतालिक पूछगछ की। हफ्ते को मगरिब की नमाज के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात के बाद मौलाना आदिल तकरीबन 7 बजे दारुल उलूम से निकले तो गेट पर मौजूद मुहाफिज शफीउल्लाह से भी सलाम दुआ हुई। उलमा कमेटी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे रखी है। नाकामी की सूरत में मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और पुरअमन मुजाहरे किए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मौलाना आदिल केस में वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि शेख रशीद ने कहा था कि दहशतगर्दी होगी और चंद घंटों बाद ही मौलाना आदिल पर हमला हो गया। चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं। अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराम कर सकते थे जिनकी उसको जरूरत थी। और ये इतना बड़ा वाकया हो गया जिसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूं इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है। एक और मसला भी हुआ है। शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से जराए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी ऑपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। मुझे कहीं ये ना कहना पड़े कि PTI जो है दहशतगर्दों का सियासी विंग है, ये धमकियाँ दे रहा है और ये दहशतगर्द तंजीमों को उकसा रहा है। ये जो पुरअमन मुखालिफिन है, जो पुरअमन सियासी कारकुन है, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, उनके जलसों पे आप दहशतगर्द। और अगर कहीं कोई इस किस्म का वाक़या हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत होगी और शेख रशीद टाइप के जो वकील हैं वो।
मौलाना आदिल के कातिलों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जामिया फारूकिया का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिमान के करीब पहुंच चुके हैं। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए सरगर्म है और मौलाना आदिल का कत्ल इसी साजिश की कड़ी है। गवर्नर सिंध ने जामिया फारूकिया का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि कातिलों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। संजीव मनसूबाबंदी के तहत किया गया और ये टारगेट किलिंग का वाक़या है। जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। हम नज़दीक हैं, हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं हो सकती लेकिन हम इसके बहुत नज़दीक हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों से हाज़म नहीं हो रही, इसीलिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए ये सारे फसादात क्रिएट कर रहे हैं। हमारी दुआ है, दुआ मग़फ़िरत करेंगे आदिल खान साहब शहीद के लिए, और वैसे भी शहीद का रुतबा तो कुरान शरीफ में बहुत बड़ा होता है। अली ज़ैदी ने कहा कि कौमी इदारे साजिशों से बाखबर हैं और इस बार भी पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ रुसवाई आएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़मूम भारतीय बयानिए के सद्देबाब में कामयाब रहा है। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारजा में कश्मीर सेल भी बना दिया गया है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। आज आलमी बरादरी पाकिस्तान के बयानिए की मोतरफ़ है। खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से हिंदुस्तान ने जो कश्मीर की हक खुद इरादियत की जो जदोजहद है उसको उन्होंने रंग दिया दहशतगर्दी में। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, हल तलब मसला है, उन्होंने बयानिया बना लिया। मजलूम निहत्ते कश्मीरी मर रहे, शहीद हो रहे, पिस रहे, लेकिन दहशतगर्दी की तोहमत उन पे भी लग रही और हम पे भी लग रही। अब इस बयानिए को जब तक हम काउंटर न करें हमारा इमेज इंटरनेशनल सही नहीं हो सकता। पाकिस्तान कामयाब हुआ दुनिया को कायल करने में कि भाई हम पे टेररिज्म की तोहमत क्यों लगाए जा रहे हैं, हम तो खुद 70,000 जाने दे बैठे हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नुमायां पेशरफ्त की है। फैटफ के खुसूसी ग्रुप के कल शुरू होने वाले अहम इजलास से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप ने खुलकर एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला 13 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम दिन। फैटफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। खुसूसी ग्रुप पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेकर तजावीज़ मुरतब करेगा जो FATF इजलास में पेश की जाएंगी। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास में पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने के खदशात खत्म हो सकते हैं। फैटफ की 27 शराइत में से 21 पर बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हालिया कानून साजी भी शामिल है। नेक्टा, स्टेट बैंक, SCCP और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने तमाम अहदाफ पूरे किए हैं। दूसरी जानिब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान से मुतालिक फरवरी 2020 तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दामात का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 40 सिफारिशात में से 25 नुकात पर जुज़वी, 9 पर नुमायां जबकि 2 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने से मुतालिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास पेरिस में 21 से 23 अक्टूबर को होगा। कराची में पुलिस सर्जन के दफ्तर को ताला लग गया। नए पुलिस सर्जन रिकॉर्ड रूम में बैठ गए। 19 ग्रेड के जूनियर अफसर जाने को तैयार नहीं। मामला क्या है बता रहे हैं सऊद बिन मुर्तज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। कुर्सी का नशा ऐसा लगे कि डॉक्टर करार अब्बासी को ओहदा जाने पर भी करार नहीं आ रहा। 19 ग्रेड के जूनियर अफसर पुलिस सर्जन का चार्ज खत्म होने के बावजूद कुर्सी से चिमट गए। 20 ग्रेड के डॉक्टर हामिद जिलानी को कराची पुलिस सर्जन तैनात किया तो डॉक्टर करार अब्बासी ने दफ्तर को ही ताला डाल दिया। वो वैसे आया, बैठ के चला गया, ताला लगा के चला गया, कह रहे मैं कोर्ट जा रहा हूँ जी। ये बात डॉक्टर करार अब्बासी की जिद के आगे मजबूर डॉक्टर हामिद जिलानी को रिकॉर्ड रूम में बैठना पड़ा। फाक से फिर ये रिकॉर्ड रूम का एक अलग है। रिकॉर्ड रूम में फिर वाला वो आए हैं रिकॉर्ड कीपर, उन्होंने ये ताला खोला तो मैं यहाँ पर आके रिकॉर्ड रूम में आके बैठ गया। 19 ग्रेड के अफसर डॉक्टर करार अब्बासी को इजाफी चार्ज देकर पुलिस सर्जन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस सर्जन के ओहदे पर रस्साकशी से पुलिस केसेस की तफ्तीश मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
कराची वाले होशियार हो जाएं, महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। ये भी बता दिया कि मौसम सरमा नवंबर के वस्त से शुरू हो जाएगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। अक्टूबर में मई का गुमान, सूरज कराची वालों को आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि एक हफ्ते तक हीट वेव्स जारी रहेंगी और पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। दोपहर के औकात में पड़ने वाली शदीद गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं है। अब तो लग रहा है कि अब पूरे साल ही गर्मी रहा करेगी। थोड़ा मौसमियाती तब्दीली हो गई है, इस वजह से नहीं आ रही। सर्दी का तो काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं। गर्मी जो है दोबारा जोर पकड़ रही है, लोगों को एहतियात करनी चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी के साथ साथ मौसम भी खुश्क रहेगा। नवंबर के वस्त से रातें सर्द होना शुरू होंगी, जबकि दिसंबर में कराची वाले भरपूर सर्दी का मजा ले सकेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। गुजरात में छोटे कद की आला नस्ल की बकरियां मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही हैं। बीतल बकरियों के बारे में देखिए जुल्फ़िकार हैदर की रिपोर्ट। कद 3 से 4 फीट, रंगत हल्की और गहरी भूरी, लंबी गर्दन, खूबसूरत बकरियों की ये नस्ल गुजरात बीतल के नाम से पब्बी के जंगलात में चढ़ती नजर आती हैं। मौसम की सख्तियों को झेलने वाली तगड़ी नस्ल की बकरियों के मालिक इससे रोजगार कमा रहे हैं। बीतल बकरियां रखियां ने, दुध भी सेल करीदा ते फल भी सेल करीदे ने। दुध जेड़ा 20-25 किलो रोज दा एक टाइम दा जा रहा है, गुजारा चंगा भला हो जाता। बकरी साढ़े को 1.5 लाख ताईं भी है, लाख ताईं भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस नस्ल की बकरियों की शरह अमवात न होने के बराबर है। सबसे बड़ी खूबी है कि इससे खुराक की, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है जैसे दूसरे जानवरों में होती है। ब्रीडिंग इसकी नेचुरल है, यानी कोई फार्मिंग की जरूरत नहीं। बकरियों की जो बीमारियां पाई जाती हैं इनमें नहीं। पब्बी में पाई जाने वाली आला नस्ल की बकरियों की ब्रीडिंग पर तवज्जो देकर मुकामी अफराद को मजीद फायदे पहुँचाए जा सकते हैं। जुल्फ़िकार हैदर, समा, गुजरात।